नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। हम बच्चों बीएससी फाइनल ईयर में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस को समझा। जहाँ मॉलिक्यूलरिटी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले टोटल मॉलिक्यूल, एटम या आयनों की संख्या होती है, वहीं ऑर्डर में यह संख्या उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम या आयन की होती है जिस पर रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है। हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल, एक सैद्धांतिक वैल्यू है, जबकि ऑर्डर एक प्रयोगात्मक, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। यह ऑर्डर की वैल्यू पूर्णांक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। इसी क्रम में हम देखें कि ऑर्डर के बेस पर रिएक्शंस को कितने प्रकार में हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वे रिएक्शंस में जिसमें रिएक्शन वेलोसिटी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, या मैं कहूँ वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के शून्य घातांक पर निर्भर करता है। इसको समझने के लिए हमने कोई रिएक्शन ली है जिसमें रिएक्टेंट है आपका A और उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है P। अब जब हम इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं -dA/dt इज इक्वल टू K नॉट A की पावर 0। यहाँ -dA/dt रिएक्शन वेलोसिटी को बताता है, K नॉट शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक है और ब्रैकेट में A के एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान को बता रहा है। क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की घात 0 है तो मैं लिख सकती हूँ -dA/dt इज इक्वल टू K नॉट, या कहें dx/dt इज इक्वल टू K नॉट। इसको हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू K नॉट dt। जब आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलता है x इज इक्वल टू K नॉट t प्लस c। अगर हम इसमें c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए t बराबर 0 पर x बराबर 0 रखें, अर्थात जब क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है उस समय प्रारंभिक सांद्रता A नॉट के बराबर है और या कहें x की वैल्यू होगी 0, तो हमें c की वैल्यू प्राप्त होती है 0। अब हम c की वैल्यू इक्वेशन 2 में यदि पुट करें तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू K नॉट t और यहाँ से K नॉट की वैल्यू हमें मिलती है x/t, अर्थात वेग नियतांक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बराबर होगा उत्पाद की सांद्रता बटे समय। इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। अब हम आगे हाफ लाइफ देखें। अर्ध आयु क्या होती है? अर्ध आयु किसी भी क्रियाकारक के उसकी आधी सांद्रता तक होने में लगा कुल समय। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में जितना समय लगता है वह उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाती है। इसे हम t½ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम ये कंडीशन इक्वेशन 3 में अप्लाई करें, जहाँ t की वैल्यू t½ के बराबर है और x का मान है A/2, तो हमें t½ प्राप्त होता है A/2 K नॉट। तो हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की अर्धायु क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। उसके बाद यदि हम आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं x और टाइम के बीच में। यहाँ x क्या है? कंसंट्रेशन है,
किसकी कंसंट्रेशन? क्रियाकारक का वह भाग जो प्रोडक्ट में बदल चुका है, x। तो x वर्सेस t के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट की यदि हम यूनिट देखें तो हम लिखते हैं k0 इज इक्वल टू x अपॉन टी। यहाँ x सांद्रता है, सांद्रता की इकाई आपको पता है मोल प्रति लीटर होती है और समय की इकाई है सेकंड। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट वेग नियतांक की इकाई होगी मोल प्रति लीटर प्रति समय। अब हम इसके एग्जाम्पल देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यदि कोई भी रिएक्शन ऐसी मिलती है जिसमें कैटालिस्ट आप सॉलिड ले रहे हैं, कोई मेटल ली जा रही है, तो वह हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा यदि कोई रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में हो रही है तो वो भी जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखें। यदि अमोनिया का टंगस्टन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात हुई जीरो ऑर्डर की। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वे रिएक्शंस हैं जिसमें अभिक्रिया वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, रिएक्टेंट A है, उससे प्रोडक्ट P बन रहा है, तो इसके लिए अभिक्रिया वेग को हम लिख सकते हैं माइनस dA अपॉन में dt इज इक्वल टू K1A। यहाँ माइनस dA अपॉन में dt रिएक्शन वेलोसिटी को बता रहा है, K1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और A है एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। अब माना T बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है A मोल प्रति लीटर और T बराबर T पर A की कंसंट्रेशन हो जाती है A माइनस एक्स। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं माइनस डी ब्रैकेट में A माइनस एक्स अपॉन में डी टी प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स, या फिर कहें डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स। यह हुई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल अवकलित वेग समीकरण। यहाँ dx अपॉन में dt वेलोसिटी है, रिएक्शन वेलोसिटी है, K1 फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है और A माइनस एक्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है t समय के पश्चात। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ dx अपॉन में A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 dt। अब इस इक्वेशन को यदि मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे प्राप्त होता है नेगेटिव ln A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1t प्लस C। यहाँ C इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक को बताता है। जब t बराबर 0 है तो उस पर कंसंट्रेशन x की वैल्यू होगी 0, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव ln A इज इक्वल टू C। अब C की इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन 5 में पुट करूं तो मुझे मिलता है नेगेटिव ln A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1t माइनस ln A। मैं इसको फाइनली लिख सकती हूँ इस तरह से ln A अपॉन में A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1t। तो हमें वेलोसिटी कोफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर का प्राप्त होता है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log A अपॉन में A माइनस एक्स। यहाँ A इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और A माइनस एक्स T समय पश्चात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बता रहा है और यह T है आपका समय। इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन समाकलित वेग समीकरण कहते हैं।
अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, तो मैंने log a अपॉन a माइनस एक्स और t के वर्सेस यदि मैं ग्राफ खींचूं तो मुझे स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और यदि मैं ग्राफ log a माइनस एक्स और टाइम के वर्सेस खींचूं तो मुझे नेगेटिव प्रवणता वाली रेखा प्राप्त होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसका हाफ लाइफ। आप हाफ लाइफ पढ़ चुके हो कि रिएक्टेंट की प्रारंभिक कंसंट्रेशन के आधा होने में जितना समय लगता है वह उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। इसे हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं यदि टी बराबर टी हाफ रखूँ और एक्स की वैल्यू मैं a/2 रखती हूँ, तो इन दोनों वैल्यू को यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे मिलता है टी हाफ इज़ इक्वल टू 2.303 K1 log a अपॉन में a/2। तो फाइनली चूँकि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो फाइनली मुझे टी हाफ प्राप्त होता है 0.693 अपॉन में K1। तो यह मान हमें बताता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ अर्ध आयुकाल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। उसके बाद रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें प्राप्त होगी K1 इज़ इक्वल टू टाइम इनवर्स। अब इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एग्जाम्पल हैं इसके थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन, सेकंड इन्वर्जन इन शुगर केन। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है। यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, decomposition of ammonium nitrate is the example of first order reaction। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो आज हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ा। कल हम सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।